जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट भौतिक विज्ञान का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें आज आप लोगों की सेकेंड क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जो इससे पहले जो आप लोगों की फर्स्ट जो क्लास हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो हम लोगों ने अपनी पहली क्लास में बच्चों परावर्तन के नियम को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। परावर्तन के हमें दो नियम देखने के लिए मिले थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। उन दोनों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हम बात करेंगे आज की क्लास की, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे परावर्तन के प्रकार को। किसको बच्चों? परावर्तन के प्रकार को। तो परावर्तन के प्रकार को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है बच्चों? परावर्तन के प्रकार को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन भाग होते हैं बच्चों? तो परावर्तन का जो पहला प्रकार देखने के लिए मिलेगा वो नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन बच्चों? नियमित परावर्तन, इसे इंग्लिश में रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसका जो दूसरा जो हमें प्रकार देखने के लिए मिलेगा बच्चों, जिसको हम लोग अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम इसके पहले प्रकार को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो इसका पहला प्रकार है बच्चों, जिसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं, तो नियमित परावर्तन को हम फिगर से बताएंगे तो और आप लोगों को अच्छा आसानी से समझ में आएगा। और ये जो डिफिनेशन है आप लोगों को क्लास में याद हो जाएगी। बस अच्छे से आप लोग देखिएगा। जैसे यह हमारे पास एक पृष्ठ है, ठीक है। इसे समतल पृष्ठ भी कह सकते हैं क्योंकि बराबर है, या इसे आप लोग चिकना पृष्ठ भी कह सकते हैं। इसके एक साइड कलाई की गई है, तभी हम आप लोग, क्योंकि हमको परावर्तक पृष्ठ बना देना है, इस पर प्रकाश की किरणें परावर्तित होगी। क्योंकि हम परावर्तन के नियम को पढ़ रहे हैं, तो परावर्तन के नियम में एक साइड हमको कैसा पृष्ठ बनाना होता है? चिकना या समतल पृष्ठ इसे कह सकते हैं। ये हमारे पास एक पृष्ठ है। अब इसका दो नाम से आप कह सकते हैं। इसे हम चिकने पृष्ठ भी कह सकते हैं, चिकना। इसे हम क्या कह सकते हैं? समतल। तो इसे हम चिकना ही कहने देते हैं, आप लोग को इच्छा करके लिख सकते हैं समतल। ठीक है, आप चिकना पृष्ठ कहिए या इसे समतल पृष्ठ कह सकते हैं। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने या समतल पृष्ठ से होता है, ठीक है बच्चों, चिकने या समतल पृष्ठ से होता है, तो परावर्तन के पश्चात जब इस पे आएगी प्रकाश की किरण, तो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। एक दूसरे के क्या हो जाती हैं बच्चों? समांतर हो जाती हैं। तो इसे ही कहा जाता है नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन कहा जाता है बच्चों? नियमित परावर्तन कहा जाता है। तो नियमित परावर्तन में क्या होता है ना कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं बच्चों? समांतर हो जाती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। कौन सा परावर्तन कहते हैं बच्चों? नियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। जिसमें यह हमें देखने के लिए मिलेगी कौन सी किरण बच्चों? आपतित किरण है ये सभी की सभी आपतित किरण है, आ रही है। और ये परावर्तित किरण है क्योंकि इससे टकरा कर क्या कर रही है बच्चों? जा रही है। तो इसे हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, ये हमारी कौन सी किरण हो जाती है बच्चों? आपतित। ये हमारे पास किरणें देखने के लिए मिलेंगी, आपतित किरणें। कौन सी किरणें देखने के लिए मिलेंगी बच्चों? आपतित किरण है ये। और ये कौन सी किरण है बच्चों? तो ये हमारे पास परावर्तित किरण है। कौन सी किरण है बच्चों? परावर्तित किरण है। किरण बहुत सारे हैं तो इसीलिए किरणें लिखने के लिए पड़ रहा है। तो ये इसका फिगर हो जाएगा। अब देखिए इसी के साथ आप परिभाषा डेफिनेशन को ऐड कीजिए। जब प्रकाश का परावर्तन, यानी जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने व समतल पृष्ठ से होता है, चिकना पृष्ठ या समतल पृष्ठ से होता है, तो कामा, तो परावर्तन के पश्चात जब ये प्रकाश की किरणें आएगी, आपतित किरण, परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। एक दूसरे के क्या हो जाती हैं बच्चों? समांतर हो जाती हैं। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। कौन सा परावर्तन कहते हैं बच्चों हम लोग?
नियमित परावर्तन कहते हैं। इसके बीच में डैश दे दीजिएगा। एक दूसरे के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने या समतल पृष्ठ से होता है, कामा, तो परावर्तन के पश्चात आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी ये दोनों की दोनों किरणें एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। तो समांतर हो जाती हैं, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अगर आपको और ही बना के लिखने की इच्छा करेगी बच्चों, और इसे बनाने के मन करेगा, तो आप ये बना सकते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने व समतल पृष्ठ से होता है, कामा, तो आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर हो जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसे आप बना के बहुत सारी डिफिनेशन इसके रूप में आप नोट कर सकते हैं। हमारे पास ये डिफिनेशन है बच्चों, आपकी इच्छा करेगा तो ये नोट कर लीजिएगा, अन्यथा जो शब्द बोले हैं उसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमें प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम देखने के लिए, प्रथम प्रकार देखने के लिए मिलेगा, यानी पहला। दूसरा प्रकार हमारे पास क्या है बच्चों? तो हमारे पास दूसरा प्रकार है अनियमित या विसरित परावर्तन। अनियमित या विसरित परावर्तन, जिसे इंग्लिश में इरेगुलर और डिफिसिट रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे अनियमित या विसरित परावर्तन को। तो इसमें जो होता है ना बच्चों, इसमें जो हम लोगों का परावर्तक पृष्ठ होता है, अच्छे से देखिएगा बच्चों, इसमें जो हम लोगों का परावर्तक पृष्ठ होता है, वो इस तरह से होता है। कैसा होता है? खुदड़ा होता है। ठीक है बच्चों, फिगर बनाएंगे, फिगर से समझाएंगे तो आप लोगों को और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हम लोगों का एक पृष्ठ है। ठीक है बच्चों, कैसा? खुदरा पृष्ठ है। फिगर से समझाएंगे बच्चों ना, तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब डिफिनेशन फिगर से ही समझी जाती है। ये हम लोगों के पास एक खुदरा पृष्ठ है, इसके एक साइड कलाई की गई है। ठीक है, ये कैसा पृष्ठ है बच्चों? तो कहेंगे सर ये खुदरा पृष्ठ है। ये हम लोगों का जो पृष्ठ है ना बच्चों, कैसा है? खुरदरा है। पृष्ठ, ये हम लोगों का खुरदरा पृष्ठ है। तो जब प्रकाश की इस पर जो किरण परावर्ती, जब प्रकाश की जो किरणें हैं, ठीक है बच्चों, देखिएगा अच्छे से, इसको देखिएगा। तो जब प्रकाश की किरण इस पर आएगी, ठीक है, तो आने के बाद टकरा कर इस माध्यम में चली जाएगी। जब प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, प्रकाश की किरण टकरा कर इस माध्यम में चली जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण आएगी, तो टकराई इस पर और टकरा के इस माध्यम में चली। ठीक है, जब प्रकाश की, इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई डाउट न रहे। तो जब प्रकाश की किरण आएगी, तो आकर टकरा कर ये किसी माध्यम में चली जाएगी। किसी भी माध्यम में क्या करती हैं? चली जाती हैं। जब प्रकाश की किरण आएगी, जब ये प्रकाश की किरण आई और टकराई इस पर, और टकरा कर ये इस माध्यम में चली, यानी कि जो ये हमारे पास आपतित किरण दिख रही है, इसका एरो दिखा दीजिएगा। एरो दिखा देंगे तो एरो से ही आप पहचान पाएंगे कि कौन सी ये आपतित किरण है, सभी की सभी। और ये कौन सी किरण है? कहेंगे कि परावर्तित किरण है। कौन सी किरण है बच्चों? ये परावर्तित किरण है। ठीक है, और ये भी हमारे पास कौन सी किरण देखने के लिए मिलेगी? परावर्तित किरण है। ये भी परावर्तित किरण है, ये भी परावर्तित किरण है, और ये भी कौन सी किरण है? परावर्तित किरण हमें देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसको हम देखें, ये जब इसको अच्छे से देखिएगा, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। अब डिफिनेशन देखिएगा, अब फिगर के साथ इस डिफिनेशन को आप लोग ऐड कीजिए, तब आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा डिफिनेशन। लिखा क्या है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुदरे पृष्ठ से होता है। ये जब प्रकाश का परावर्तन हम किस पर करा रहे हैं बच्चों? ये खुदरा पृष्ठ ले लिए, खुदरे पृष्ठ पर हम कराते हैं, कामा। तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो रही हैं? फैल जाती हैं। भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो रही है बच्चों? फैल जा रही हैं। कोई प्रकाश की किरण इधर चली जा रही है, कोई उधर चली जा रही है, कोई ऊपर चला जा रहा है, कोई इस तरह से जा रहा है। तो ये भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो रही है? फैल जा रही है। ठीक है, इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। बस सिंपल सा इसका यही डिफिनेशन है बच्चों। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुदरे पृष्ठ से होता है, किससे बच्चों? खुदरे पृष्ठ से होता है, तो परावर्तन के पश्चात
प्रकाश की जो किरणें परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होती हैं, फैल जाती हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। ये सिंपल सी इसकी क्या हो जाती है बच्चों, डिफिनेशन हो जाती है। तो आप लोगों को इसका फिगर भी आप लोगों को अच्छे से नोट कर लेना है। और ये डिफिनेशन रही और ये इसका क्या रहा बच्चों, फिगर रहा। तो जब प्रकाश का परावर्तन चिकने व समतल पृष्ठ से होगा तो परावर्तन के पश्चात वो किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी, तो उसे नियमित परावर्तन कहेंगे बच्चों। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुदरे पृष्ठ से होगा तो परावर्तन के पश्चात जो किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, प्रकाश भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है। इससे हम लोग इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। ये दोनों के दोनों हम लोगों के परावर्तन के क्या हो जाएंगे बच्चों, प्रकार हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये अनियमित परावर्तन रहा बच्चों, अभी जो पीछे लिखा गया था जिसको आप लोगों को नियमित परावर्तन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये डिफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है ना कि इसके हमें कुछ दैनिक जीवन में उदाहरण भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि अनियमित परावर्तन के कुछ दैनिक उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो जब तक हम जानेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे, तो इसके दैनिक उदाहरण भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो दैनिक जीवन में अनियमित परावर्तन को याद रखिएगा, नियमित नहीं है, अनियमित परावर्तन के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। क्या देखने के लिए मिलता है हमको, अनियमित परावर्तन के कुछ हमको उपयोग भी देखने के लिए मिलता है। जैसे पहला, कमरे की खिड़की में खुदड़ा कांच लगाया जाता है। जब आपको जो कमरा का जो खिड़की होगा, जो दरवाजे के जो जंगले के सामने लगी जाती है, उस खिड़की को देखिएगा, जो उसमें कांच लगा होगा खुदरा लगा होता है। कैसा लगा होता है बच्चों, खुदड़ा लगा होता है। सूर्य के प्रकाश का विसरित परावर्तन कराने के लिए, जब उस पर सूर्य का प्रकाश आकर पड़ता है, ठीक है, तो जो प्रकाश पड़ेगा तो उसको फैलाने के लिए, कि जब प्रकाश उस पर पड़ेगा तो प्रकाश को क्या करेगा, फैला देगा। ठीक है, फैलाने के लिए कामा जो हमें ज्यादा चकाचौंध से क्या करती है, बचाती है। अब इसको अच्छे से समझिएगा बच्चों। तो जो हमारे खिड़की है, जैसे हमारे पास खिड़की होती है, तो इसमें जो कांच लगा होता है ना बच्चों, ये खुदड़ा खुदड़ा कांच लगा होता है। खुदरा कांच कहने का मतलब बच्चों एक ऐसी आकार का होगा, वो जाना है महसूस ही नहीं होगा कि ये खुदरा कांच का है। अब और उसको आप देखेंगे तो आप उस खिड़की को महसूस नहीं कर पाएंगे, दूर से देखेंगे कि नहीं वो जो खुदरे कांच का ही बना है, मगर उसको जब पास से देखेंगे और हाथ से छूंगे तो महसूस होगा कि नहीं वो कांच खुदरे कांच का है। कि जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी, जैसे पड़ेगी, ठीक है, तो ये प्रकाश किरणों को फैला देगी। क्या करता है, ये फैला देता है ताकि चारों ओर इसका प्रकाश फैल जाए। क्या हो, चारों ओर पहला प्रकाश इसका क्या करता है, फैल जाता है। अगर यही आप क्या करते हैं, जब प्रकाश के, ये तो हम लोगों का रहता है खुदरा कांच है। अगर सपोज दैट कीजिए कि मान लीजिए कि प्रकाश के पर जो खिड़की में आप कौन सा कांच लगा देते हैं, खिड़की में अगर आप लोग समतल कांच लगा देते हैं, यानी कि चिकने पृष्ठ का समतल अगर कांच लगा देते हैं, तो जब प्रकाश की किरण इस पर आएगी तो सीधा का सीधा टकरा कर अगर एक ही दिशा में जाएगी, वो फैलेगी नहीं, वो फैलेगी नहीं। तो जब जब नहीं फैलेगी तो आपके आंख पे सीधा पड़ेगा, जिसके वजह से आपको बहुत ज्यादा चकाचौंध महसूस होगा। ठीक है, कब, जब वो समतल और चिकने पृष्ठ, समतल वाला अगर शीशा पे अगर लगाते हैं, खिड़की में अगर समतल शीशा पे रहेगा तब। ठीक है, तो हम इसीलिए खिड़की में हम लोग कैसे खुदड़े कांच का प्रयोग करते हैं, खुदड़े कांच का हम लोग प्रयोग करते हैं, ताकि जब प्रकाश की किरण उससे टकराएगी तो वो एक दिशा में न जाकर चारों दिशाओं में चारों ओर क्या करती है, फैल जाती है। ठीक है, तो क्या करती है बच्चों, फैल जाती है। इसका एक और हमें दैनिक उदाहरण देखने के लिए मिलेगा। देखिएगा, यदि आप लोगों को रोशनदान जिसे आप लोग कहते हो, घरों में जब बनाया जाता है ना तो छत के ऊपर लगाया जाता है। तो देखेंगे ना, तो जो छत के ऊपर रोशनदान लगा होता है, जिसके कारण नीचे रूम में चारों तरफ क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है, तो वो भी खुदड़ा लगा होता है। ठीक है, जैसे उस पर प्रकाश पड़ता है तो चारों किरणों को फैला कर देता है, चारों ओर किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है, एक दिशा में नहीं जाने देता है। बस ये किस पर घटना हो सकती है, खुदड़े पृष्ठ पर ये होती है। ठीक है, इसीलिए बच्चों हम लोगों को जो घरों में हम लोगों को रोशनदान कह दीजिए, चाहे खिड़की में जो कांच लगे होते हैं ना, वो खुदड़ा कांच लगा होता है। अब क्यों लगा होता है, क्योंकि जब उनका प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश किरणों को फैला देगी, एक दिशा में नहीं भेजेगी, जिसके कारण हमारे चारों, हम अगर रूम में जो जिस रूम में लगा रहेगा
वहाँ पे हमको ज़्यादा चकाचौंध महसूस नहीं होगा। ये चारों ओर प्रकाश फैल जाएगा तो ज़्यादा चकाचौंध क्यों महसूस होगा हमें, और एक ही दिशा में प्रकाश जाएगा तो हमें ज़्यादा चकाचौंध देखने के लिए मिलता है। तो इसका ये बेसिक सा पहला आपको क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमें उदाहरण देखने के लिए मिलेगा। और इसका दूसरा उदाहरण जो है बच्चों, ये आप लोगों के दैनिक जीवन में इसका यूज कीजिएगा, ठीक है। इसका दूसरा उदाहरण क्या होता है ना कि अखबार खुदरे व सस्ते कागज पर छापा जाता है। क्यों, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अखबार क्यों खुदरे और हमको सस्ते कागज पे देखने के लिए मिलता है। क्योंकि अखबार की जो जो अक्षर होते हैं बहुत छोटे छोटे लिखे जाते हैं। रीज़न यही है कि अखबार हमें खुदरे पृष्ठ पे छपा हुआ देखने के लिए मिलता है, ठीक है? कामा जिससे उस पर पड़ने वाला प्रकाश का, ठीक है, विसरित परावर्तन हो सके। जब उस खुदरे पृष्ठ रहेगा, जो सस्ता खुदरा पृष्ठ है, तो जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी, तो विस्तृत हो जाएँगी, चारों ओर क्या हो जाएँगी? फैल जाएँगी, ठीक है? तथा इससे छोटी-छोटी अक्षरों को सुगमतापूर्वक पढ़ा जा सकेगा। इसके बाद वो चारों ओर जब प्रकाश फैल जाएगा, तो जिसको छोटी-छोटी जो किरणें रहें, जो छोटे-छोटे अक्षर रहेंगे, उसको हमको पढ़ने में सुगमता होती है। क्या होती है बच्चों? सुगमता होती है। जब देखिए, जब हम लोगों का जो न्यूज़पेपर अखबार होता है ना, वो एकदम सस्ता और खुदरा बनाया जाता है। रीज़न क्या होता है कि जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी, तो प्रकाश की किरणें पड़ चारों ओर क्या हो जाएगी? जैसे उस पर पड़ी अखबार पे, तो चारों ओर फैल जाएगी, और जिसके कारण जो छोटी-छोटी अक्षरें होती हैं, हमें पढ़ने में क्या होती हैं? सुगमता होती है। अब देखिएगा यहाँ पे फिज़िक्स का नियम कैसे काम करता है, और अगर महसूस करना हो तो इसका अनुभव कीजिएगा। अगर आप लोग रफ जो कार्य करते हैं, जैसे आप लोग मैथ लगाते हैं, साइंस वाइंस का अगर इस तरह से नोट उत्थु करते हैं, ठीक है? तो एकदम सादा पे एकदम सिंपल कॉपी पे आप लोग उसे उत्थु करते हैं, ठीक है? तो सस्ता होता है। और वही जब नोट्स बनाते हैं ना, तो आप खूब महँगी से महँगी कॉपी लेते हैं, और खूब चिकना एकदम पृष्ठ रहता है। तो उस चिकने पृष्ठ पे आप केवल आधी घंटा लगातार उसको पढ़िएगा, आपका सिर दर्द करने लगेगा। और वही लगातार आप 1 घंटे उस सस्ते कॉपी और खुदरे कॉपी पे अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको उतना तेज़ी से सिर नहीं दर्द करेगा। महसूस कीजिएगा इस चीज़ को, ये प्रैक्टिकली करने का चीज़ होता है, इसको आप अनुभव कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमें दूसरा देखने के लिए मिलेगा दैनिक जीवन में उदाहरण किसका? अनियमित परावर्तन का। अखबार खुदरे व सस्ते कागज पर छापा जाता है, काम है जिससे पढ़ने वाला प्रकाश जिस पर पड़ेगा, तो जिसकी वजह से विसरित परावर्तन हो सके, तथा इससे छोटी-छोटी जो अक्षरें होती हैं, हमें सुगमतापूर्वक पढ़ी जा सकती हैं। इसलिए इसका कौन-सा नियमित परावर्तन का दूसरा हमें क्या देखने के लिए मिलता है? दैनिक जीवन में हमें उपयोग देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये नोट करने लायक चीज़ है बच्चों। किसी पृष्ठ से किसी पृष्ठ से परावर्तन प्रकाश की मात्रा उस पृष्ठ की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सही बात है बच्चों, जब हम बात करते हैं, देखिए परावर्तन किस तरह से होगा। अगर चिकना पृष्ठ है, ठीक है, ये चिकना और समतल पृष्ठ है, तो इस पर ज्यादा हमको परावर्तन देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा? हमें ज्यादा परावर्तन देखने के लिए मिलेगा, प्रवृत्ति हम बता रहे हैं, ठीक है। और एक पृष्ठ आप क्या ले लीजिएगा? खुदड़ा ले लीजिएगा, तो इस पर हमको उतना परावर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा, इतना परावर्तन नहीं देखने के लिए मिलेगा। जबकि समतल पर और चिकने पे ज़्यादा होगा और खुदरे वाले पे कम होता है। ठीक है? तो ये किस पर निर्भर कर रहा है? तो पृष्ठ की प्रवृत्ति पर निर्भर कर रहा है। प्रवृत्ति कहने का मतलब चिकना है या खुदरा है, इस पर निर्भर करता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, यही लिखा गया है। किसी पृष्ठ से परावर्तन प्रकाश की जो मात्रा होती है कि किससे सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रकाश परावर्तित होता है, पृष्ठ की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, चिकना है या खुदरा है। खुदरे पर निर्भर करता है। चिकने चिकने परावर्तन पृष्ठ से, चिकना जो परावर्तन पृष्ठ होता है, ठीक है, से खुदरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा, चिकने परावर्तक पृष्ठ से खुदरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा इसमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अपेक्षा अधिक मात्रा में, ठीक है बच्चों, अधिक अधिक मात्रा में परावर्तन होता है। सही बात है बच्चों कि देखिए चिकने परावर्तक पृष्ठ से, चिकने परावर्तक पृष्ठ से खुदरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा, इसके अपेक्षा इस पर अधिक मात्रा में परावर्तन हमें देखने के लिए मिलता है। यही नोट हमें लिखा गया, इसको नोट कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि आप लोग बच्चों हमको खुदरे पृष्ठ पे जो प्रकाश का परावर्तन होता है, वो उतना नहीं होता है जितना कि आप लोगों को चिकने पृष्ठ पे देखने के लिए मिलेगा।
चिकना पृष्ठ पे प्रकाश का परावर्तन सबसे ज्यादा होता है, खुदड़े के अपेक्षा इस पर अधिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से करके ये दो हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, हमारे नियमित परावर्तन के दैनिक जीवन में हम उपयोग देख लिए, और ये नोट करके हम लोगों ने अच्छे से इसे समझ लिया। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला क्या है, ये हमारे लिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता में क्या होता है ना बच्चों, ये एकदम बिल्कुल एकदम सिंपल इसे भाषा में समझाएंगे। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, जैसे हम यहाँ पे फिगर पहले बना लेते हैं, तब फिर इसके बाद आप लोगों को हम डिफिनेशन अच्छे से हम लोगों को बताते हैं। जैसे हम लोगों का जो परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है बच्चों, ये परावर्तक पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ हमें देखने के लिए मिल रहा है बच्चों, तो ये हमारे पास एक परावर्तक पृष्ठ है। ये हमारे पास कौन सा पृष्ठ है बच्चों, परावर्तक क्या है हमारे पास, एक पृष्ठ है। तो इसमें जब प्रकाश की ये किरण है, ठीक है बच्चों, ये प्रकाश की आपतित किरण है आएगी, और ये टकरा के इस साइड में चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमें देखने के लिए मिलती है, ये हमारे पास जो होती है बच्चों ने, ये आपतित किरण होती है। आप, ये हमारे पास किरण कौन से किरण देखने के लिए मिलती है बच्चों, आपतित किरण। और ये कौन सी किरण होती है बच्चों, परावर्तित किरण। ये हमारे पास कौन सी किरण होती है बच्चों, परावर्तित किरण होती है। तो ये आपतित किरण होती है और ये परावर्तित किरण होती है। ठीक है बच्चों, ये आपतित किरण होती है, और ये कौन सी किरण होती है बच्चों, परावर्तित किरण में देखने के लिए मिल जाती है। और इसके बीच में हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, हम लोगों ने परावर्तन के नियम को अगर अच्छे से हम लोग पिछली क्लास में देखी होगी फर्स्ट में, तो ये आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे सर ये अभिलंब होता है। ये क्या होता है बच्चों, तो ये हमें देखने के लिए मिलता है अभिलंब। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, ये हमको अभिलंब देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपतित किरण हो जाएगी, ये परावर्तित किरण हो जाएगी, और ये क्या देखने के लिए मिलेगा, अभिलंब देखने के लिए मिलेगा। और ये जो हमारे पास पृष्ठ है बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास जो दर्पण है, एक ऐसा ले लेते हैं समतल है। क्या होता है बच्चों, ये समतल है, याद रखिएगा। ये जो दर्पण जो हमारे पास है कैसा है बच्चों, समतल है। ये हमारा जो पृष्ठ है वो कैसा पृष्ठ है बच्चों, समतल पृष्ठ है। तो यही घटना इस पर हम बनाएंगे। अब प्रकाश की उत्क्रमणीयता में क्या होता है ना बच्चों, कि जो आपतित किरण है, ठीक है, उसको परावर्तित किरण बना दीजिए, और परावर्तित किरण को क्या कर दे, जो परावर्तित किरण है ना, जो यहाँ पे बस इतना सिंपल सा आपको देखना है, कि जो परावर्तित किरण को आप आपतित किरण बना दीजिए। अच्छा, जो यहाँ पे परावर्तित किरण है ना बच्चों, अब इसको क्या कर दीजिए ना, इस परावर्तित किरण को आपतित किरण बना दीजिए। तो आपतित किरण तो ऐसे बना नहीं सकते हैं, कुछ तो हमें करना पड़ेगा, कुछ उपकरण हमें लगाने पड़ेंगे, तब ये आपतित किरण बनेगी। तो आपतित किरण बनेगी कैसे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, ये आपतित किरण बनती कैसे। तो ये हमारे पास एक समतल पृष्ठ है। क्या है बच्चों, समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है। तो जो ये प्रकाश की जो किरण है, अब यहाँ पे इसके मार्ग में, ठीक है, प्रकाश की जो किरण है इसके हम मार्ग में क्या लगा देते हैं बच्चों, एक दर्पण लगा देते हैं, एक क्या लगा देते हैं बच्चों, समतल पृष्ठ लगा देते हैं। ये समतल पृष्ठ है, इसके इस साइड चिकन, ये कौन सा पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है बच्चों, एक हमारे पास समतल एक पृष्ठ है, समतल वो पृष्ठ है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या, यहाँ पे क्या घटना थी ना, कि आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ये हमारे पासे चिकना पृष्ठ कह दीजिए, चाहे इसे समतल पृष्ठ कह दीजिए, चाहे इसे परावर्तक पृष्ठ कह दीजिए, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये प्रकाश की आपतित किरण आती है, परावर्तित हो जाती है। यहाँ पे हमें कोड आई देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे कोड हमें आर देखने। ये घटना हम लोगों ने पढ़ा है किस बार, प्रकाश के परावर्तन में।
अब ये घटना क्या कर प्रकाश की उत्क्रमणीयता में क्या होता है ना बच्चों, कि जो यहाँ पे बस यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक समतल पृष्ठ लगा दिया। अब जिसके वजह से जो यहाँ पे जो परावर्तित किरण थी, ठीक है, अब ये आपतित किरण इसको हम बना दिए। जो क्या बना दिए बच्चों हम लोग, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। अब ये आपतित किरण जो है ना, अब ये आप जैसे इस पर पहले यह घटना थी क्या बच्चों, कि प्रकाश की आपतित किरण आती थी और टकराकर परावर्तित हो जाती थी। अब क्या किए हैं कि इसके मार्ग में परावर्तित किरण के हम समतल क्या लगा दिए, एक ठो समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ का एक ठोले वहां पे लगा दिए हैं। तो जैसे प्रकाश की आपतित किरण से टकराएगी तो टकरा कर ये इसी माध्यम में वापस आएगी, इसी माध्यम में वापस क्या करती आती है। यानी कि हमने इसे क्या बना दिया, आपतित किरण बना दिया। तो आपतित किरण बना दिया तो जैसे टकरा कर अब इस दिशा में आएगी। तो अब ये किसके भांति हो गई, अब ये क्या हमको देखने के लिए मिलेगा, तो परावर्तित किरण देखने के लिए मिलेगा। कौन सी किरण देखने के लिए मिलेगा बच्चों, परावर्तित किरण देखने के लिए मिलेगी। अभी अच्छे से समझाएंगे बच्चों, बस आप अच्छे से देखते रहिए, ठीक, अच्छे से आप लोग बस देखिएगा। अब डिफिनेशन पे आ जाइए, अब परिभाषा आप पढ़िए, अब देखिए अच्छे से समझ में आएगा। प्रकाश के परावर्तन की घटना में, ये प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है। यदि परावर्तित किरण को, यदि जो यहाँ पे हमको परावर्तित किरण जो देख रही है, परावर्तित किरण को क्या बना दिया जाए, आपतित किरण मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए बच्चों, आपतित किरण, यानी इससे हम क्या मान लिए, आपतित किरण इसके मार्ग में लगा दिए तो कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण हो गई, मान लिए। तो आपतित जो किरण है, जो यहाँ पे आपतित किरण थी ना, यह परावर्तित किरण के भांति व्यवहार करने लगेगी। ठीक है, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण के भांति व्यवहार करने लगेगी। सिंपल सी बात है बच्चों, परावर्तित किरण के भांति व्यवहार करने लगेगी। इसके बाद काम, अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश में अपने जो पथ होता है, अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है। इस प्रकार के गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। बस सिंपल सा काम है ना बच्चों, कि जो यहाँ प्रकाश की अपवर्तन में परावर्तन में जो ये घटना होती है, इस घटना में हम क्या कर रहे हैं ना, कि प्रकाश की जो परावर्तित किरण थी ना, उसको हम आपतित किरण मान लेते हैं। आपतित किरण मानेंगे तो कुछ ना कुछ हमें उपकरण लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक समतल दर्पण लगा दिया, जो परावर्तित किरण थी उसके मार्ग में समतल दर्पण हमने लगा दिया। तो जैसे उस पर अब टकराएगी तो टकरा कर उसी माध्यम में आएगी। तो जैसे अब यहाँ से टकरा कर इसी माध्यम में आएगी, ऊपर से आएगी, तो जब आएगी तो अब ये क्या कौन सी किरण कहलाएगी बच्चों, ये परावर्तित किरण कहलाएगी, आपतित किरण नहीं कहलाएगी। यहाँ पे आपतित किरण है, जा रही है तो आपतित किरण है, अगर इससे टकरा कर इसी माध्यम में आएगी तो परावर्तित किरण कहलाएगी। और परावर्तित किरण समतल दर्पण से टकरा कर इस माध्यम में आएगी। तो जो ये आपतित किरण थी तो इधर से जाएगी, तो अब ये किसके कौन सी किरण कहलाएगी, परावर्तित किरण कहलाएगी। और यही परावर्तित किरण जो प्रकाश का जो पथ होता है, प्रकाश हम कह सकते हैं कि प्रकाश में अपने पथ को उत्क्रमित करने, उत्क्रमित का मतलब बदलने का, ठीक है, गुण निहित होता है, गुण निहित होता है। प्रकाश की इस गुण को ही प्रकाश की उत्क्रमणिता कहते हैं। बस इतना सिंपल सा है बच्चों, यही आप लोगों को अच्छे से नोट कर लेना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पहले के। तो जो पहले के जो लोग थे ना बच्चों, पहले लाइट वाइट की व्यवस्था इतनी नहीं थी, तो ये इसी पे कार्य करते थे, प्रकाश की किरणों को क्या कर देते थे, मोड़ देते थे। आप देखेंगे ना कि पहले के जो जैसे गुफाओं में जब जो रहते होते लोग थे पहले के, तो प्रकाश की क्या करते थे, एक लेंस ले लेते थे और जैसे प्रकाश की धूप आती थी तो उस पे टकराती थी, और इसके अंदर जो प्रकाश जहाँ जाता था वहां पे एक शीशा लगा दिया जाता था, फिर इससे टकरा कर फिर इससे जाती थी, फिर उसको इसी के डायरेक्शन में इसको भिड़ाया जाता था कि इसके आगे जो शीशा होगा उस पे लगाया जाएगा, फिर उसको इस तरह से किया जाता था ताकि जो प्रकाश की किरण आ रही इसी से पूरी जहां तक गुफाएं थी, इसी में 1 किलोमीटर तक आप देखेंगे कि प्रकाश की किरणों को लोग ऐसे ही लेके चले जाते थे। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश की जो किरणें हैं, उनमें एक उत्क्रम अपने जो पथ होता है, प्रकाश का जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, जो आती है गमन करने का, उसमें उत्क्रमित करने का उसमें गुण निहित होता है। क्या होता है? निहित होता है। जिसके इससे गुण को ही हम लोग प्रकाश की उत्क्रमणिता कहते हैं। अब एक इस एग्जांपल से और समझाएं बच्चों, देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, सूर्य भगवान है।
यहाँ से जब हम यहाँ पे एक शीशा समतल दर्पण लगा दिए, इस समतल दर्पण को हम लगा दिए, समतल दर्पण है हमारे पास, तो जब इस पर प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, आ रहे सभी की प्रकाश की किरणें आई और टकरा कर इसे इस माध्यम में चली गई, ठीक है, इस माध्यम में प्रकाश की किरणें क्या हो गई, चली गई। हमने एक यहाँ पे और एक यहाँ पे एक दर्पण लगाया, एक और समतल दर्पण लगाया है, ठीक है बच्चों, क्या लगाया हमने, समतल दर्पण लगाया है। तो ये प्रकाश की किरण आ रही है तो ये आपतित किरण कहलाएगी, कहलाएगी कि नहीं बच्चों, कहलाएगी। और ये प्रकाश की कौन सी किरण कहलाएगी, परावर्तित किरण कहलाएगी, परावर्तित किरण कहलाएगी। अब जैसे इस हमने यहाँ पे परावर्तित किया, अब जैसे ले यहाँ पे एक समतल दर्पण और लगा दी, तो ये क्या करेगी, ये प्रकाश की किरणों को आगे भेजेगी। इस तरह से हमने बनाया कि इससे परावर्तित होकर प्रकाश की किरण इस साइड जाए, इस दिशा में जाए, हम आगे लगा दिए। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो घटना हो रही थी तो आपतित किरणें थी, परावर्तित किरणें थी, मगर जी इस दर्पण के लिए, इस दर्पण के लिए अब ई क्या कहलाएगी बच्चों, आपतित किरण, क्योंकि यहाँ से प्रकाश आ रही है और ये क्या हो रही है, जा रही है, तो ये परावर्तित किरण कहलाएगी। तो देखिए जो यहाँ पे इस घटना में ये जो परावर्तित किरण थी, ठीक है, और इस घटना में क्या हो जाएगी कि ये आपतित किरण का रूप ले लेगी, क्या ले लेगी, आपतित किरण का रूप ले लेगी, और ये परावर्तित किरण का रूप लेगी। आगे और हम कर सकते हैं ऐसे, आगे इसके मार्ग में एक और शीशा और समतल दर्पण लगा लिए। अब समतल दर्पण जैसे लगाएंगे तो इसका प्रकाश जैसे इस पर पड़ेगा तो ये आगे इस दिशा में चला जाएगा, आगे इस दिशा में जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चों, जाएगा। तो जब इस दर्पण से इस दर्पण के गए तो ये आपतित किरण या परावर्तित किरण थी। अब जब इस दर्पण से हम लोग जाएंगे, इस समतल दर्पण से, समतल पृष्ठ से हम लोग जाएंगे तो ये आपतित किरण हो जाएगी और ये कौन सी किरण हो जाएगी बच्चों, परावर्तित किरण हो जाएगी। तो सोचिए कि यहाँ पे आपतित किरण परावर्तित किरण का रूप भी ले रही है, ले रही है कि नहीं, आपतित किरण परावर्तित किरण का भी रूप ले रही है, परावर्तित किरण आपतित किरण का भी रूप क्या कर रही है बच्चों, ले रही है। इसी घटना को, ये जो प्रकाश का जो पथ होते हैं अपने पथ को ये, ठीक है, उत्क्रमित करने का गुण होता है प्रकाश के अंदर। प्रकाश का जो पथ होता है अपने पथ को उत्क्रमण करने का उसमें क्या होता है, गुण निहित होता है, और इसी गुण को ही हम लोग प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहते हैं। गुण, इसी प्रकाश के गुण को ही प्रकाश के क्या कहा जाता है, उत्क्रमणीयता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं कि ये वाली घटना से हमारे पूर्वजों जो पहले के लोग थे ना, ऐसे सूर्य के प्रकाश को वो लोग प्रयोग में लाते थे और इस तरह से वो लोग प्रकाश को अपने, क्योंकि उस समय लाइट उट की तो इतनी व्यवस्था थी नहीं पहले, इसी तरह से वो लोग काम करते थे, इसी तरह से अपने पूरे घर में प्रकाश को वो लोग फैला देते थे, बस सूर्य भगवान के प्रकाश से। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये प्रकाश की उत्क्रमणिकता आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है, प्रतिबिंब। क्या है बच्चों हमारे पास, प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में हम लोग इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इमेज कहते हैं। ये क्या होता है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये प्रतिबिंब देखिए अच्छे से यहाँ पे समझिए बच्चों, अब पहले तो हम प्रतिबिंब के बारे में हम समझते हैं। तो जो हमारा प्रतिबिंब होता है बच्चों, याद रखिएगा कि प्रतिबिंब बनने के लिए, प्रतिबिंब का मतलब होता है चित्र, जैसे शीशे में आपका जो आकृति बन जाती है वो प्रतिबिंब हो जाता है। ठीक है, प्रतीक मतलब आपका कोई दूसरा रूप कहीं अगर किसी शीशे में किसी द्वारा बन जाता है, उसी को प्रतिबिंब हम लोग कहते हैं। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम हमें दो किरणें चाहिए, कम से कम हमें कितनी किरणें चाहिए, दो किरणें, याद रखिएगा कम से कम हमें दो किरणें चाहिए, क्या बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए। और उन किरणों का परावर्तन या अपवर्तन होना चाहिए, तो ही हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है बच्चों, परावर्तन या अपवर्तन होना चाहिए। एक किरण से कभी भी आप प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। कम प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम हमें दो किरणें चाहिए, और वो दोनों की दोनों किरणें परावर्तित होनी चाहिए या अपवर्तित होनी चाहिए, तो ही हमारा प्रतिबिंब क्या करेगा बच्चों, बनता है। तो ही हमारा प्रतिबिंब क्या करता है बच्चों, बनता है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये कहता है क्या हमारे पास है, प्रतिबिंब के बारे में बात कर लेते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, ठीक है, तो थोड़ा सा फिगर से बता रहे हैं बच्चों तो आप लोगों को और आसानी रहेगी। जैसे अभी तो दर्पण कुछ पढ़ाया नहीं है, ना समतल दर्पण ना गोलीय दर्पण, तो यहाँ पे बस फिगर आप लोगों को हम समझाने के लिए बस बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक गोलीय दर्पण है, बस यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोगों को बना रहे हैं, फिगर आप लोगों को नहीं बनाना है।
यहाँ पे हमारा पी दिखे, ये सी होता है केंद्र। यहाँ पे हमको फोकस देखने के लिए मिलता है। ठीक है बच्चों, क्या देखने के लिए मिलता है हमको? फोकस देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई एक व्यक्ति है, हम ही है, मान के चलिए हम ही है। तो जब यहाँ से प्रकाश की किरण कोई निकलेगी तो इस गोलीय दर्पण से टकराएगी और टकरा कर ये फोकस से होकर चली। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण निकली और इस दर्पण से टकराई, इस दर्पण से क्या की बच्चों? टकराई, और टकरा कर ये इस माध्यम में वापस आ गई। ठीक है बच्चों, ये पहली प्रकाश की किरण हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा था कि जब तक हमारे पास दो प्रकाश की किरणें नहीं रहेगी तब तक कभी भी हम लोगों का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो यहाँ से एक तो हमारे पास प्रकाश की किरण गई और इस दर्पण से टकराकर इस माध्यम में वापस आ गई। दूसरी प्रकाश की किरण क्या आ गई? यहाँ से जा रही है, केंद्र से होकर ये जा रही है, किससे होकर जा रही है? केंद्र से होकर ये जा रही है, केंद्र से होकर गई। और जैसे गई इस माध्यम में, तो ये गई तो एरो दिखा देते हैं कि यहाँ से होकर एक किरण गई और इससे टकरा कर, और ये इसी माध्यम में, इससे टकरा कर बच्चों, और ये इसी माध्यम में वापस लौट आई, इसी माध्यम में वापस क्या कर गई? लौट आई। तो ये दोनों के दोनों अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिले हैं? यहीं पे मिले हैं। ये टकरा कर इसी माध्यम में वापस लौट आई। तो ये दोनों की दोनों अपवर्तन जब हुआ, यहाँ पे अपवर्तन होकर इधर आई, और ये जब आपतित किरण यहाँ से गई मगर इससे टकरा कर इसी माध्यम में आ गई, तो यहाँ पे भी अपवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो ये दोनों की दोनों यहाँ पे मिल रही हैं, तो यहीं पे इसका क्या हमारा देखने के लिए मिलेगा? प्रतिबिंब देखने के लिए मिलेगा। यहीं पे हमको क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? प्रतिबिंब देखने के लिए मिलेगा। इसी बिंदु पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? इसी बिंदु पर हमें प्रतिबिंब देखने के लिए मिलेगा। यही आप लोगों को लिखा गया है। अब अच्छे से देखिएगा बच्चों इसको। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, ठीक है बच्चों, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन यहाँ पे हो रही है, परावर्तित हो रही है कि नहीं हो रही बच्चों? यहाँ पे परावर्तित हो रही है। ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन दोनों में से कोई एक घटना होनी चाहिए। के पश्चात जिस बिंदु पर, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, मिलती है, ये वास्तव में मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत किसमें आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चों? वो हमें देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हम आगे देखेंगे, वो हमें देखने के लिए मिलेगा उत्तल दर्पण में, अवतल में नहीं मिलेगा। ये जब उत्तल और अवतल पढ़ेंगे ना, तब ये अच्छे से और वहां पे क्लियर आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। फिलहाल बस ये समझिएगा, ठीक है, कि जब मिलती है या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। प्रतीत होने वाली घटना और उत्तल में होता है। अभी हम आप लोगों को उसका भी फिगर बना देते हैं। ठीक है, मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उस बिंदु को उस बिंदु को क्या कहा जाता है बच्चों? प्रतिबिंब कहा जाता है। इस बिंदु को क्या कहा जाएगा? प्रतिबिंब। देखिएगा, जब यही हम अवतल दर्पण ले लेते हैं, हम अभी पढ़ाए नहीं है बच्चों, बस इस फिगर को अच्छे से एकदम क्लियर करने के लिए कि आपके अंदर कोई डाउट ना रहे, इसीलिए हम आप लोगों को बस बता रहे हैं। तो इसका केंद्र, जिसका जो केंद्र होता है अंदर की ओर होता है, पी होता है, यहाँ पे पी बिंदु हो जाएगा, और यहाँ पे एफ हमें देखने के लिए। तो जैसे प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, तो अब ये क्या करेगी? आपतित किरण है तो इससे टकरा कर इस माध्यम में चली जाती है। क्या होती है? उस माध्यम में चली जाती है। उस माध्यम में क्या हो जाती है बच्चों? चली जाती है। ठीक है, अब ये क्या करती है ना कि बरियाई से इसको क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। मिलती नहीं है, बरियाई से इसको मिलाया जाता है। ये प्रकाश की किरण यहाँ थी, और ये बरियाई से इसको, ये भी प्रकाश की किरण इधर चली जाएगी, मिलेगी नहीं, तो इन दोनों को बरियाई से मिलाया जाएगा। तो जहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, वास्तव में नहीं मिल रही है वो बस बरियाई विधि से मिलाया गया है, ये हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पे वास्तव में मिली है, ठीक है, यही लिखा गया है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, तो यहाँ पे तो हमको वास्तव में मिली है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे बस केवल मिलती हुई क्या है? प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, तो उस बिंदु पर जहाँ पे दोनों की दोनों मिल रही हैं, उस बिंदु पर क्या देखने के लिए? उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिबिंब कहते हैं। यही हम लोगों को अच्छे से समझना है बच्चों, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपकी इच्छा करेगा बच्चों तो आप इस फिगर को बना सकते हो, आपकी इच्छा करेगा ना बच्चों तो आप इस फिगर को क्या कर सकते हो? बना सकते हो। इसके बाद दूसरी इसकी डिफिनेशन लिखी गई है, ठीक है, इसके बाद दूसरा आप कह सकते हैं, या करके लिख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा इसी में नोट कर दीजिएगा और अच्छा रहेगा। क्या लिखा गया है बच्चों?
जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, ठीक है। जैसे कोई दर्पण है यहाँ, ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक दर्पण ले ले रहे हैं, समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बच्चों? जो शीशे आप लोगों के घर और में होता है ना, ये वाला दर्पण। एक साइड इसके लेप लगाई गई है, क्या की गई है? कलाई की गई है। लाल साइड का क्या किया गया है? कलाई किया गया है। और एक साइड इसका समतल पृष्ठ है, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, तो यहाँ पे हमारी दर्पण के सामने क्या हो जाते हैं? खड़े हो गए, खड़े हो गए, ठीक है। कामा, तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। तो सिंपल सी बात है, देखेंगे कि इस दर्पण में हमारी क्या हो जाएगी? ये दर्पण के अंदर, ठीक है, इस दर्पण के अंदर हमारी आकृति क्या हो जाएगी? बन जाएगी। आकृति उसमें क्या हो जाएगी बच्चों? बन जाएगी। कामा, दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का क्या कहा जाता है? यह वस्तु हमको मान लेगा, कहेगा कि इसका प्रतिबिंब है। हमको क्या मान लेगा? दर्पण वस्तु, और कहेगा कि वो उसका क्या है? प्रतिबिंब है। तो ये दोनों की दोनों डिफिनेशन आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। ये क्या प्रतिबिंब की होती है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब का ये डिफिनेशन है, और ये प्रतिबिंब की है। तो वस्तु का प्रतिबिंब और ये वस्तु का प्रतिबिंब दोनों आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिगर आपकी इच्छा करेगा तो आप बना सकते हैं, फिगर आपकी इच्छा करेगा तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों? बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास समझने के लिए बस फिगर है, ये आपको बोर्ड के एग्जाम में फिगर नहीं बनाना है, याद रखिएगा। ये बस अपने समझने के लिए आप फिगर का यूज कीजिएगा। बोर्ड के एग्जाम में फिगर आप लोगों को नहीं बनाना है। अगर क्वेश्चन देगा तो बस आप वहाँ पे प्रतिबिंब की डिफिनेशन लिख दीजिएगा, और वस्तु के प्रतिबिंब की डिफिनेशन लिख दीजिए, बस। आप लोगों को अब समझने के लिए आपको फिगर बनाना है। अब हमारे पास क्या है बच्चों? प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के हमें दो प्रकार देखने के लिए मिलेंगे। प्रतिबिंब के हमें कितने प्रकार देखने के लिए मिलते हैं बच्चों? दो प्रकार देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा हमको आभासी प्रतिबिंब देखने के लिए मिलता है। तो प्रतिबिंब के भी हमें कितने प्रकार देखने के लिए मिलते हैं बच्चों? हमें दो प्रकार देखने के लिए मिलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब एक एक करके इन दोनों को हम समझते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, ठीक है बच्चों, कामा, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है बच्चों, वास्तव में जिस बिंदु पर क्या करती हैं? मिलती है। तो उस बिंदु पर तो उस बिंदु पर तो उस बिंदु पर प्राप्त प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, फिगर बना रहे हैं तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, फिगर से समझाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक हमारे पास ये दर्पण अभी पढ़ाए नहीं बच्चों, ये गोलीय दर्पण है, आगे हम पढ़ाएंगे। आगे हम आप लोगों को अच्छे से बताएंगे बच्चों की कौन सा दर्पण है। फिगर से बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे आपकी किताब होगी आपके पास, तो इसमें फिगर वगर नहीं दिया होगा, बस समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर अच्छे इच्छा करेगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं? नोट भी इससे कर सकते हैं फिगर को। ये केंद्र होता है सी, यहाँ पे कोई वस्तु है। वस्तु क्या, हम अपने आप को खड़ा कर ले रहे हैं, आप लोग अपने आप को खड़ा कर लीजिएगा। आप लोग बनाइएगा तो अपने आप को, हम बना रहे हैं अपने आप को। तो जैसे इस पे टकराएगी, तो टकरा कर ये इधर आएगी, टकराई और ये प्रकाश की किरण इस पर गई, समतल दर्पण पे जाएगी और टकरा कर ये इस माध्यम से लौट आएगी। तो ये आपतित किरण हो जाएगी, परावर्तित किरण टकरा कर आई है, ठीक है बच्चों। एक ही किरण नहीं, फिगर पर प्रतिबिंब बनने के लिए हमको दो किरण, दो प्रकाश की किरणें यहाँ से भेजेंगे, तो एक और प्रकाश की किरण भेजेंगे, ठीक है बच्चों। एक और प्रकाश की किरण हमने भेजा, किससे होकर भेजा? प्रकाश केंद्र से होकर, इसके केंद्र से होकर भेजा, ठीक है, जो गोलीय दर्पण का केंद्र था। अब इससे टकरा कर, ठीक है, इस तरह से गई, तो ये आपतित किरण कहलाएगी, सिंपल सी बात है। और इससे टकरा कर ये इसी माध्यम में वापस, इसी मार्ग में वापस आ जाती है। जैसे इससे टकराई और इसी मार्ग में वापस क्या करेगी? आ जाएगी। तो ये किस, अब ये आपतित फिर गई इसी पे और इसी पे आ गई, तो ये आपतित किरण कहलाती है, यानी कि अपवर्तित किरण कहलाएगी। और ये दोनों के दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? जो आपतित किरण है, दोनों की दोनों आपतित किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो यहीं पे जब वो जो प्रतिबिंब हमें मिलेगा, इसी प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यही लिखा गया है बच्चों। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, देखिए परावर्तन के पश्चात, ठीक है, अपवर्तन नहीं हो रहा है यहाँ पे, परावर्तन के पश्चात, क्योंकि आपसे अपवर्तन है, परावर्तन तो हुई है कि नहीं हुई, तो परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन कोई किसी के एक प्रकार से बच्चों के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए ये प्रकाश की किरण गई और ये परावर्तित हो गई, यानी परावर्तन हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? तो परावर्तन होकर यहाँ पे किरण आई थी,
तो ये प्रकाश की किरण ऐसे गई और ये परावर्तित हो गई, तो दोनों किरणें परावर्तित हुई है और यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो परावर्तन में मिले या अपवर्तन में मिले, दोनों किरणें वास्तव में, ठीक है। पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है, तो वास्तव में इसी बिंदु पर क्या करें, मिल रही है। ठीक है, तो उस बिंदु पर प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो इस बिंदु पर जो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, ये वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। बिल्कुल इजी है बच्चों, बिल्कुल शब्द एकदम इसी सटीक से लिखा जा सकता है। और आपकी इच्छा करेगा तो इसे समझने के लिए आप फिगर बनाइएगा। ये फिगर आपको दिखाने नहीं है, ठीक है, ये फिगर आपको दिखाने नहीं है, बस आप अपने वो डिफिनेशन हेतु के लिए, आप अपने समझने के लिए इस फिगर को यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसे समझने के लिए अपने इस फिगर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला क्या है बच्चों, हमारे पास अगला है बच्चों आभासी प्रतिबिंब देखने के लिए मिलेगा, आभासी प्रतिबिंब। उससे पहले बच्चों उसका नोट कर लीजिएगा, उसके फिगर चित्र बनाकर, ठीक है, उसको नीचे नोट कर सकते हैं आप कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नोट में करके लिख लीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे दूसरे, कौन सा है हम लोगों का, आभासी प्रतिबिंब, जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। उसे रियल इमेज, इसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। जो आभासी प्रतिबिंब होता है ये क्या होता है बच्चों, ये वास्तव में हकीकत में वो किरणें एक दूसरे से मिलती नहीं है, बरियाई से उसको मिलाया जाता है। ठीक है, आपको फिगर से बताते हैं, फिगर आप लोगों को नहीं बनाना है, हम बस फिगर समझाने के लिए आप लोगों को बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, और जब फिगर हम पढ़ाएंगे, जब गोलीय दर्पण पढ़ाएंगे, वहां पे फिगर आप लोगों को हम बताएंगे। जैसे एक हमारे पास वो उत्तल, वो कहलाता है अवतल दर्पण, अवतल लेंस, ठीक है, दर्पण भी कह सकते हैं। ये हमारे पास है उत्तल। हम बस ये फिगर डिफिनेशन क्लियर करने के लिए आप लोगों के पास फिगर बना रहे हैं, नहीं तो फिगर आप लोगों को नहीं बनाना है। याद रखिएगा, फिगर आप लोगों को नहीं बनाना है, यहाँ पे मुख्य फोकस होता है। तब पढ़ाया जाएगा, ये केंद्र होता है, ये बताया जाएगा कि केंद्र है, मुख्य फोकस है, ये ध्रुव होता है, ये सब आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद वाली जो क्लास होगी उसमें आपको बताया जाएगा, बस समझाने के लिए आप लोगों को हम रखें, क्योंकि आपके पहले ही किताब में ये परिभाषाएं, ये कुछ दे दिया गया है, चैप्टर दे दिया गया है। अब ये स्टार्ट नहीं हुआ, इससे पहले ही दे दिया है, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को हम फिगर दिखा दिखा के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जब भी अब इसके सामने ये दर्पण हमारे पास है, अंदर की ओर कलाई की गई है, इसकी लेप लगाई गई है, और इसके बाहर की तरफ कोई वस्तु है, जैसे यहाँ पे हम खड़े हो गए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक प्रकाश की किरण जब भेजेंगे इस पर, ठीक है, प्रकाश की किरण जैसे इस पर टकराएगी, जैसे प्रकाश की किरण इस पर आकर टकराएगी, ठीक है बच्चों, तो टकराने के बाद सिंपल सी बात है उस साइड चले जाएगी, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण गई, तो टकराने के बाद सिंपल सी बात है इस दिशा में चली जाएगी। क्या ये दूसरे के दोनों कहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं, ये दोनों की दोनों परावर्तित जो किरण है, ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण कहीं नहीं मिल रही है बच्चों, तो इसको बरियाई से मिलाया जाता है। अब बरियाई से कैसे मिलाया जाता है देखिएगा, ये आपतित किरण हो जाएगी, ठीक है, अब ये जिसे इसे हम लोग इसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, ये परावर्तन, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, अब इन दोनों को बरियाई से क्या करेंगे, मिलाएंगे, कहीं ना कहीं मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो बरियाई विधि से मिलाएंगे ना, तो आभासी बनेगा, बस यहाँ से। अब ये बरियाई से खींच के पीछे क्या करेंगे, इसको भी लेके जाएंगे, और ये दोनों के दोनों मुख्य फोकस पर क्या करें, मिलिए। तो क्या ये हम पे वास्तव में मिली है बच्चों, नहीं, ये बरियाई विधि से मिला है। बरियाई से इसको घींच के लेके चल गए, इसको भी घींच के पीछे लिया दिए, तो बरियाई से यहाँ पे मिला दिए, तो इसको कहेंगे कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब होगा ना, ये आभासी प्रतिबिंब होगा। अब डिफिनेशन पढ़िए, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें कामा परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, पश्चात आभासी में जिस बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं, आभासी में, ठीक है, मिलती हैं, तो उस बिंदु पर प्राप्त प्रतिबिंब, तो उस बिंदु पर प्राप्त प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। सिंपल सी बात है कि अब जो वास्तव में मिलेगा तो वास्तविक, पर्याय विधि से मिलाएंगे तो आभासी।
तो जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात आम, पश्चात आभासी में जिस बिंदु पर मिलती हैं, आभासी में बस मिल रही हैं, ये वास्तव में नहीं, आभासी में मिल रही हैं, तो उस बिंदु पर प्राप्त जो 20 बिंदु पर प्राप्त प्रतिबिंब होगा, ये कौन सा प्रतिबिंब कहलाएगा बच्चों? आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, कौन सा प्रतिबिंब कहलाएगा बच्चों? आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। समझने के लिए आप ये चित्र बना सकते हैं। ठीक है, ये जब आप बोर्ड के एग्जाम में चाहे किसी एग्जाम में पूछेगा तो आप फिगर नहीं बनाइएगा, बस समझने के लिए। अगर हाँ, अगर आप अगर बना देते हैं फिगर, तो टीचर आपको और अच्छे से, अगर नंबर कटने वाला भी रहेगा राइटिंग पे, तो फिगर पे वो नंबर नहीं कटेगा, वो और दे देगा अच्छे से कि हाँ, लड़के के पास दिमाग है, पूरा फिगर के साथ इसको एक्सप्लेन किया गया है, इस डिफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है वो। अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लेनी है बच्चों, जैसे उसको पर्दे पर तो हम क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, मगर क्या होता है ना कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका केवल हम फोटो ले सकते हैं। इस आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है बच्चों? नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब का फोटो ले सकते हैं, मगर वास्तविक का फोटो आप नहीं ले सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का फोटो नहीं ले सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब का फोटो ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास मेन है बच्चों प्रकाश का विवर्तन। ये प्रकाश के विवर्तन एक घटना होती है बच्चों। ये प्रकाश की विवर्तन घटना क्या होती है ना कि देखिएगा, थोड़ा सा इसे समझ लीजिएगा, ये थोड़ा सा पीछे का है बच्चों। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम जो थे ना, उससे पहले इसको हमको पढ़ाना था। ठीक है, जब प्रकाश किरणें क्या होती है ना कि जब सरल रेखा में चलती हैं, जैसे प्रकाश की किरण इधर से चल रही है। ठीक है बच्चों, जब प्रकाश की किरण सरल रेखा में चलती हैं, इस तरह से जब प्रकाश की किरणें चलती हैं बच्चों, सरल रेखा में क्या करती हैं, चलती हैं। जब प्रकाश की किरणें सरल रेखा में चलती हैं, तो यदि उसके मार्ग में अति सूक्ष्म कोई अपारदर्शिक वस्तु आ जाती है, तो ये प्रकाश किरणें ना मुड़ जाती हैं। ये प्रकाश किरणें क्या कर जाती हैं, मुड़ जाती, अपने मार्ग से मुड़ जाती हैं। ये प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। जब प्रकाश किरणें समांतर चलती है ना, तो देखिए, जब प्रकाश किरणों के मार्ग में कोई कोई अति सूक्ष्म कण नहीं थे, ठीक है, वो अपारदर्शी अति सूक्ष्म कण नहीं थे, तो सिंपल सा सीधा क्या कर जाती है, गमन कर जाती है, चल जाती है। मगर जैसे उसके मार्ग में, ठीक है, उसके मार्ग में अपारदर्शिक एक ऐसी वस्तु आ जाती है जो क्या है, अपारदर्शिक है, अपारदर्शिक अति सूक्ष्म कोई वस्तु आ जाती है, तो उसके किनारों पे जाकर मुड़ जाता है। ठीक है, इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शिक वस्तु, यही अपारदर्शिक वस्तु है बच्चों, अत्यंत छोटी है, वो अत्यंत वस्तु क्या है, छोटी है, यही अपारदर्शिक वस्तु है। ये कौन सी वस्तु है बच्चों, अपारदर्शिक वस्तु, अत्यंत छोटी है। ठीक है, कामा तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की वजह से, प्रकाश सरल रेखा में चलने की वजह से किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। प्रकाश क्या करता है कि सरल रेखा के चलने की वजह से उसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस प्रकार को, इस प्रभाव को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इस जब प्रभाव जब ऐसा हमें देखने के लिए मिलेगा, इससे क्या करेंगे, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये सिंपल सा इसका है बच्चों, फिगर से आप लोगों को अच्छे, फिगर भी आप इच्छा करेगा तो फिगर भी आप इसे बना सकते हैं। हमारे पास क्या है बच्चों, अब दर्पण को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब दर्पण की हम लोग बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, दर्पण के बारे में। यदि किसी चिकने पारदर्शिक माध्यम तल को एक पृष्ठ पर कलाई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। सिंपल सी बात है बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, फिगर बना देते हैं इसको।
ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझा सके। ये हमारे पास एक क्या है, एक कांच है। ठीक है, एक हमारे पास कांच है अभी तक। फिलहाल ये समझिए कि यहाँ पे एक चिकना पारदर्शिक तल है। एक चिकना पारदर्शिक हमारे पास तल है जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएगी। जिससे प्रकाश की किरण पड़ेगी तो इस पर आर पार हो जाएगी। अब हमने इसको क्या किया ना, कि इसके एक पृष्ठ पर कलाई कर दी। एक पृष्ठ पर क्या कर दिया हम लोगों ने, इसे कलाई कर दिया। एक पृष्ठ पर हम लोगों ने कलाई कर दी, या इसे एक पृष्ठ पर हम लोगों ने क्या किया, कलाई कर दी, या लाल ऑक्साइड का क्या लगा दिया, लेप लगा दिया। कलाई कर सकते हैं, या लाल ऑक्साइड का क्या लगा दिए हैं, एक एक पृष्ठ पर हम लोगों ने लेप लगा दी। और इसका जो दूसरा जो पृष्ठ है ऊपर वाला, उसको हम लोगों ने परावर्तक पृष्ठ बना दिया। उसका जो ऊपर वाला है वो कैसा पृष्ठ हम लोगों ने बना दिया, परावर्तक पृष्ठ हम लोगों ने बना दिया। तो जब इस प्रकार की जो निकाय हमारे पास होगी ना, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, दर्पण कहते हैं। ये हमें घर में भी देखने के लिए मिलेगी कि ये हमारे पास एक एक क्या है, पारदर्शिक माध्यम तल है। जब प्रकाश की किरण आएगी तो आर पार हो जा रही थी। ठीक है, जैसे हमने क्या किया ना कि इसके एक साइड, ठीक है, एक साइड की बच्चों क्या कर दिया हम लोगों ने, एक साइड इसको हम लोगों ने लेप लगा दी, कलाई कर दी, या लाल साइड का इस पे लेप लगा दिया। और इसके एक साइड जो है ना, इसका परावर्तक पृष्ठ बना दिया। ठीक है, इस साइड हम लोगों ने क्या किया है, इसके उधर उस साइड कलाई, ठीक है, अथवा लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड, हम लोगों ने क्या लगा दिया, लेप लगा दिया, लेप लगा दिया। और इसके इस साइड वाला जो पृष्ठ है, इधर वाला, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या बना दिया, इसको हम लोगों ने बना दिया परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक क्या बना दिया, पृष्ठ। तो इस तरह का जब हमारे पास निकाय होगा ना बच्चों, इसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। घर में सबके मिलेगा, घर में सबके दर्पण देखने के लिए मिल जाता है। उसके एक साइड देखेंगे तो कलाई की जाती है और एक साइड उसका परावर्तक पृष्ठ होता है। जब इस तरह का निकाय हमारे सामने देखने के लिए मिलेगा बच्चों ना, इसे ही हम लोग दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा जाता है। तो दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा जाता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। आगे देखेंगे हम लोग। तो आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आपकी इच्छा करेगा तो आप फिगर भी बना सकते हैं। ये फिगर बना दीजिए, अच्छा नीचे वाला फिगर बना दीजिए, फिगर बना सकते हैं। नीचे वाला फिगर बनाइएगा तो लिख दीजिएगा कि ये कौन सा, आप क्या इससे बनाए हैं, इसे नोट करवा दीजिएगा कि इससे जो है, ये वाला जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास है कलाई किया गया, लाल ऑक्साइड। एक साइड ये इसका क्या लगा दिए, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिए। और इसके एक साइड, उस साइड वाला जो पृष्ठ है, ठीक है, उसके बारे में भी नोट करवा दीजिए, लिख दीजिए। ये जो पृष्ठ है हमारे पास, ये परावर्तक पृष्ठ। बस ये इतना दिखा देंगे बच्चों ना, समझ जाएगा टीचर। जो अगर टीचर पढ़े लिखे होंगे वो तुरंत समझ जाएंगे कि लड़के के पास दिमाग है, अपना फिगर भी बना के दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, ये आप कर सकते हैं, ये फिगर भी आप दिखा सकते हो। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक की ओर। इसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमारे पास सबसे पहला होता है समतल दर्पण, इसके बाद होता है गोलीय दर्पण। समतल, प्लेन मिरर जिसे कहा जाता है, प्लेन मिरर। समतल दर्पण की हम बात करते हैं। समतल दर्पण तो ये सबके घर में देखने के लिए मिलता है बच्चों। जैसे एक हमारे पास इस तरह की आकृति होती है, ठीक है बच्चों, जैसे आप लोगों के घर में इस तरह की आकृति होगी। जैसे कि बच्चों हैंग करने लगता है बच्चों, बहुत ज़्यादा हीटिंग भी हो रही है ना। ये जैसे ये सीधा आपको घर में होगा, इसके एक साइड देखेंगे ना तो आपको कलाई की गई होती है, ठीक है। और एक साइड देखेंगे कि जब यहाँ से प्रकाश की किरणें आएगी तो ये परावर्तित हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे एक अभिलंब होता है इसका, याद रखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे जो आपतित किरण होती है ये, और ये परावर्तित किरण होती है, और ये अभिलंब होता है, ये सब में होता है, समतल दर्पण में भी होता है। समतल दर्पण कहने का मतलब एकदम सिंपल सा होता है दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण हमें देखने के लिए मिल जाता है। और इसके एक साइड हमने क्या कर दिया है, हुआ पृष्ठ, ये आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। इसको आप लोग फिगर बना दीजिएगा, एकदम फिक्स फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। समतल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाती है बच्चों, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। ये परावर्तक पृष्ठ है, इधर वाला कौन सा पृष्ठ है बच्चों, ये वाला जो पृष्ठ है सर ना, यही परावर्तक पृष्ठ है। नोट कर सकते हैं आप यहाँ पे, नोट कर सकते हैं कि ये जो पृष्ठ है सर ना, ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। तो जब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो बच्चों, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसका गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण को गोलीय दर्पण में देखेंगे, यहाँ पे हम समझते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं बच्चों, समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में निम्नलिखित गुण होते हैं। जब इस तरह का प्रतिबिंब हमारे सामने बनता है ना बच्चों, तो उसमें निम्नलिखित गुण हमको देखने के लिए मिलते हैं। क्या देखने के लिए मिलते हैं बच्चों, हमको निम्नलिखित गुण उसमें देखने के लिए मिलते हैं। एक एक करके इन सभी गुणों को हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला गुण जो हमें देखने के लिए मिलेगा बच्चों ना, कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। तो जो समतल दर्पण में आपका जो चित्र बनता है ना बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, ये समतल दर्पण में जो चित्र आपका बना है, खड़े हो गए समतल दर्पण के सामने, तो जो इसमें आपका चित्र बनता है ना बच्चों दर्पण में, ये ठीक है, दर्पण में चित्र होता है। तो ये जो पहला अथवा था ना, ये दूसरा आपका बाएं, इस तरह से बता रहे हैं। तो इसमें उल्टा दिखाई देता है, ये वाला उल्टा हो जाता है, मगर चित्र आपको सही दिखाई देगा, बस हाथ आपका पैर उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये अब दोनों आप ही हो, ये दर्पण के बाहर हो, ये दर्पण के अंदर आप दिख रहे हो, ठीक है। तो यही लिखा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव क्या देखने के लिए मिलेगा, ये आभासी प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है। ये हम वास्तव में हमारा प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, आभासी। कैसा प्राप्त होता है बच्चों, आभासी। हम अगर एकदम जिस तरह से यहाँ पे थे उस तरह से यहाँ पे हैं, यानी कैसा प्राप्त हो रहा है बच्चों, सीधा भी हमें प्राप्त हो रहा है। कैसा प्राप्त हो रहा है बच्चों, सीधा भी प्राप्त होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी हमको प्राप्त होता है, सदैव आभासी, और हमको सीधा देखने के लिए मिलेगा, तभी ना बार बार जार लेते हैं, ठीक है ना। देखने के लिए मिलता है कि नहीं बच्चों, मिलता है, देखने के लिए मिलता है, हमारे पास मिलता है सर, ठीक है। इसके बाद अगला गुण क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो जो यहाँ पे हमारा आकार अगर 1 मीटर का है, ठीक है, 1 मीटर का है मान लीजिए, हमें नहीं, तो यहाँ पे भी हमारा आकार क्या होगा, 1 ही मीटर होगा। यही दूसरा पॉइंट आपको नोट कराया है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार, जो भी समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब का आकार है, ठीक है, वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे वस्तु, हम अपने आप को वस्तु मान ले रहे हैं, तो दोनों जैसे, ठीक है। जब भी दर्पण के सामने आप खड़े हो जाइए, तो आप व्यक्ति नहीं रहेंगे, आप उसके लिए वस्तु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, उस दर्पण के लिए आप वस्तु कहलाएंगे। तो हम दर्पण के सामने खड़े हैं तो हम वस्तु हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्रतिबिंब का जो आकार होगा, यानी कि जब हम वस्तु हैं तो हम वस्तु, हमको दर्पण मानेगा। तो जो हमारा आकार होगा, जिस आकार के हम होंगे, 1 मीटर के होंगे, 2 मीटर के होंगे, 3 मीटर के होंगे, उतना ही हमारा फिगरवा में भी हमको दिखेगा आकार, ठीक है। उतना ही हमको दोनों का दोनों क्या दिखेगा, हमको बराबर दिखेगा। यहाँ पे 1 मीटर है तो अंदर में भी 1 मीटर के होंगे, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से समझ में आ गया होगा, कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या होता है बच्चों, यह ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, यह ऊंचाई का कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान के चलिए ना, इसको कैसे समझाएं, इस तरह से समझाएं। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, एकदम, ये एकदम व्यक्ति है कोई, ये व्यक्ति है कोई, इसकी ऊंचाई कितनी है पता नहीं है कि कितनी है। हम मान ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई का है, यार याद आ रहा है, हाफ लाइन वाला, ठीक है, यहाँ पे है, इसकी यह ऊंचाई है, ठीक है, ये मनुष्य है,
एच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब अगर देखना है शीशे में, ठीक है, देखने के लिए समतल दर्पण को आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई 1/h/2, h/2 होती है। यदि हम बात करेंगे कि अगर एक आप मान के चलिए व्यक्ति एच ऊंचाई का है और ये कह रहा है कि हमको अपना जो चेहरा है ना पूरा शुरू से पैर से लेके हमको सिर तक हमको समतल दर्पण में देखना है, तो समतल दर्पण को कितनी ऊंचाई पर हमको टांगना पड़ेगा, कितनी ऊंचाई पर हमको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ये तीसरा नोट कर रहा है। तो समतल दर्पण जो इस व्यक्ति की ऊंचाई होगी इसके आधे ऊंचाई पर, इसका आधा करेंगे तो लमसम में मान के चलिए यहीं पे है, तो इतनी दूरी, इतना इसकी आधी ऊंचाई पर हमें समतल दर्पण को टांगना होगा। इसकी ऊंचाई से आधे पर, ठीक है, पूरे पे नहीं आधे पर हमको ऊंचाई पर अगर दर्पण को टांग देंगे तो इसमें फिगर देखेगा ना तो इसको पूरा अपना चित्र दिखाई देगा। कब? जब जो जिसको व्यक्ति को भी अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, ठीक है, तो अपनी ऊंचाई का आधा, अपना जितने उसकी लंबाई होगी उसका आधा पे शीशा को टांगेगा, आधा पर से शीशा को क्या कर देगा, वो दर्पण को टांग देगा, दर्पण को क्या कर देगा, वो टांग देगा। तो जो भी इस दर्पण में, जो भी इस शीशा कह लीजिए, दर्पण कह लीजिए, तो इसमें जो भी इस व्यक्ति का प्रतिबिंब बनेगा एकदम पूरा का पूरा प्रतिबिंब इसमें बनेगा। यही तीसरा नोट लिखा गया है। यह ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो आवश्यक ऊंचाई होगी, ठीक है, वो अपने ऊंचाई का 1/2, अपनी ऊंचाई का क्या करना पड़ेगा, उसका आधा, जो भी उसकी ऊंचाई होगी उसका कल करने पर 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, आधा। तो जो भी इसकी ऊंचाई होगी ना उसकी ऊंचाई आधी करनी पड़ेगी, उसकी आधी ऊंचाई का हमको टांगनी पड़ेगी, तभी इसका प्रतिबिंब हमें उसमें सीधा सीधा स्पष्ट दिखाई देगा। ये तीसरा नोट है बच्चों। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से ये तीनों के तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी का भी और हमें देखने के लिए मिलेगा बच्चों, दो और इसमें हमको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। ये समतल दर्पण है ना बच्चों, ये समतल दर्पण है। अगर दर्पण से यहाँ पे आप कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या है कि बच्चों यहाँ पे खड़ा है, तो दर्पण से जितनी दूरी होगी इसकी, मान के चलिए 1 मीटर की दूरी है, कितनी है, 1 मीटर की, तो 1 मीटर अंदर, 1 मीटर अंदर ही उसका प्रतिबिंब देखने के लिए मिलेगा, 1 मीटर अंदर भी उसका प्रतिबिंब देखने के लिए मिलेगा। यही लिखा गया है हम लोगों का चौथा। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पर पीछे होता है। ठीक, प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण से उतना ही दूरी पर क्या होता है, पीछे होता है, जितनी की वस्तु दर्पण के क्या होती है, आगे होती है। जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है उतना ही दर्पण के क्या बनता है, पीछे देखने के लिए हमें मिल जाता है। ठीक है बच्चों, ये चौथा आप लोगों को नोट याद रखना है, किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा होती है एकदम समतल होती है बच्चों, एकदम समतल का है, समतल रेखा, ठीक है, समतल दर्पण पर क्या होती है, अभिलंब होती है। समतल दर्पण पर क्या होती है बच्चों, अभिलंब होती है। सही बात भी है कि जो भी अगर बात करेंगे वस्तु, ये हमारे पास वस्तु ही कह सकते हैं क्योंकि दर्पण के लिए वस्तु हो जाता है, और ये इसका प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब जब इन दोनों को मिलाना है, ठीक है, तो जो कौन रेखा इसे मिला सकती है, जो समतल दर्पण पर क्या होगी, अभिलंब होगी। अभिलंब आप लोगों ने पढ़ा होगा कहाँ पे, अभी जस्ट अभी बताएं कि अभिलंब क्या होता है बच्चों। अभिलंब हमारे पास सर एक दर्पण है ये, और इस पे सीधा ला दीजिए ना तो अभिलंब हो जाएगा। यही अभिलंब देखने के लिए मिलता है, एकदम सपाट 90 डिग्री का देखने के लिए मिलेगा कि नहीं, एकदम 90 डिग्री का। अब इसी को ना घुमा दीजिए, तो घुमाएंगे तो यही भी देखने के लिए मिलेगा, ये 90 डिग्री का अभिलंब इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जो ये अभिलंब है, जो इधर ही हमको देखने के लिए मिलेगा, हम डैश डैश करके दिखा देते हैं, तो ये हमारे पास जो है ना अभिलंब ही है बच्चों, ये हमारे पास क्या है बच्चों, अभिलंबी है, जो एक दूसरे इन दोनों को क्या करेगी, मिलाएगी। तो इस जो आकृतियां है ना इसको घुमा देंगे ना, यहाँ पे अभिलंब तो समझ ही रहे हैं, इसको घुमा दीजिए तो ऐसे देखने के लिए मिलेगी। तो ये तो वस्तु और प्रतिबिंब को जो मिलाता है ना वो क्या, कौन मिला सकता है, वो समतल दर्पण पर अभिलंबी ऐसे ऐसा है, दोनों को क्या कर देता है, मिलाता है। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, जो ये दोनों को मिला रही है, वो रेखा
समतल दर्पण पर क्या होती है? अभी समतल दर्पण पर लंब होती है, याद रखिएगा। समतल दर्पण पर क्या होती है बच्चों? लंब होती है। लंब का मतलब ये जानते हैं 90 डिग्री। अब जब इसको पलटेंगे ना तो ये लंब इस तरह से अभिलंब दिखाई देगा। लंब इस तरह से दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा बच्चों? दिखाई हमें देता है। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोगों को अच्छे से ये सभी के सभी टॉपिक समझ में आ चुके होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। ठीक है, क्योंकि समतल दर्पण हमारे पास है। समतल दर्पण किसे कहेंगे बच्चों? समतल ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के अंदर निम्नलिखित हमें गुण देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में निम्नलिखित गुण निहित होते हैं। कौन कौन गुण गुण देखने के लिए मिलते हैं बच्चों? सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। समतल दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब एकदम सीधा बनता है, मगर वो आभासी होता है। सीधा देखने के लिए मिलता है, चेहरा एकदम सीधा, ऊपर के ऊपर चेहरे देखने के लिए मिलेगा, नीचे पैर देखने के लिए मिलेगा, उसमें दर्पण में भी वही देखने के लिए मिलता है, मगर वो आभासी होता है। ठीक है, सीधा आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है? बराबर होता है। बिल्कुल विस्तार से देखा। यह ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण को कितनी ऊंचाई पर टांगना पड़ेगा? उस जो भी व्यक्ति की ऊंचाई होगी उसका आधा कर दीजिए, उस पर टांग दीजिए, तो उसका प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा बच्चों, क्या कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु आगे खड़ी होती है। ठीक है, ये भी इसको भी हम लोगों ने देखा डिटेल से। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर क्या होती है? लंब होती है। तो इस तरह से समतल दर्पण हमारा क्या हो जाता है बच्चों? कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद बचा हुआ हमारे पास है बच्चों गोलीय दर्पण। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे बच्चों, क्योंकि अभी हमें थोड़ी सी मैथ की भी क्लासेस आप लोगों की लेनी है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि जितनी भी चीजें आप लोगों को समझाई गई है बच्चों, थोड़ा सा गर्मी में ज्यादा प्रेशर हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर में रह के यहाँ पे पढ़ाना पड़ता है बच्चों। अगर कुछ ऐसा शब्द आप लोगों को मिस्टेक हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, उसको सीधा करने की कोशिश की जाएगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों पर रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद बच्चों।